स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज जैसा कि आपने देख लिया होगा वीडियो की टाइटल से कि हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जिन लोगों का ऑप्शनल पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके लिए ये है मेनली, मतलब फोकस उन्हीं पे करेगी। बट साथ ही साथ ये सीरीज़ आपको बीए और एमए के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ये जो भी होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर, इवन मतलब आप बाकी लोगों से एक लेवल अप ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप इससे भी सिर्फ पढ़ के जाते हैं और आपको कुछ अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ वीडियोस देखनी है, जो लिखा हुआ है उसे नोट करना है। इस पे भी ऑप्शन है कि देखो, अगर आप यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए इसे देख रहे हो, क्योंकि ये ज़ीरो टू हीरो मतलब बेसिक से पूरे लेक्चर्स चलेंगे, पूरा ऑप्शनल कवर होगा पीएसआईआर का। तो अगर आपको मतलब ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हो, तो एक एक वर्ड जो नोट्स में लिखा होगा, जो आपको वीडियो पे दिख रहा होगा, वो आप नोट्स बनाते चलिए, अपने हिसाब से नोट करते चलिए। ज़रूरी नहीं जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपको वैसा ही सेम नोट कर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये बीए एमए वाले बच्चे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, वो लोग नोट बना सकते हैं, अपने साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स बना के चलिए, उससे आप ही का फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपको सिर्फ वीडियो देखनी भी है कि आपको क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट में, चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप खुद से बना के मतलब लिख सकते हो, खुद से इतने कैपेबल हो कि आप आंसर राइटिंग खुद से कर सकते हो एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी वाले, उसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो आपको खुद ही से आंसर लिखना है। ठीक, क्योंकि अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है, तो आप उनके लिए भी ये वीडियो सिर्फ देख भी सकते हो। लेकिन यूपीएससी यूपीपीसीएस ऑप्शनल वाले ज़रूर नोट्स बनाएं और बीएएमए वाले शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ऑप्शनल वालों को पूरे पूरे नोट्स बनाने हैं और बीएमए वालों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये किस लिए है। अब पीएसआईआर हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक सब कवर होगा। तो अब आई थिंक ज़्यादा इंट्रो देना फालतू में लंबा हो जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करेंगे। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत सारे थिंकर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ जिससे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और वो चीज़ होती है हर एक थिंकर का सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो से, तो सेंट्रल आइडिया होता है कि आप किस माहौल में बड़े हुए हो, आपने क्या चीज़ें देखी हैं, क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं आपके सामने, उसी वजह से आपका थॉट उसी तरह का होता है। अब आप देखिए, कोई इंसान किसी ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, तो 80% चांसेस है कि उसका थॉट भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा, या जज करने वाली आदत होगी उसके अंदर, उस तरह से चीज़ों को देखेगा। अब कोई बहुत गरीबी में पैदा हुआ है, तो उसके लिए तो ज़िंदगी बहुत कठिन है ना, उसके लिए हर एक चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बेसिक नेसेसिटी, बेसिक पैसा, मतलब खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए यही सबसे ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसके लिए यही होगी। लेकिन वहीं पे आप अगर किसी रिच आदमी जिसने हमेशा से अपने बैकग्राउंड्स में, अपने सर्कमस्टांसेस में लग्जरी देखी है, उसके लिए ये बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान इतना वैल्यू नहीं करता। उसके लिए दूसरी चीज़ें होंगी कि मुझे पैशन फॉलो करना है, या मुझे ये करना है कुछ अलग, मतलब उसके पास बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है जगह। पर जब कोई पुअर करता है अपना कोई भी काम, तो वो उसका सेंट्रल आइडिया उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमें बेसिक अपनी नेसेसिटी कंप्लीट करनी है। बट वहीं पे जब एक रिच होता है तो उसका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसके पास इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने की, मतलब इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की नीड नहीं होती उसके पास, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। हम किसी भी थिंकर को पढ़ेंगे, उसका सेंट्रल आइडिया एक बार समझ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें बाकी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम खुद से रिलेट कर पाएंगे। हम 4 ऑप्शन देखेंगे ना प्लेटो के, 4 ऑप्शन देखेंगे हॉब्स के, तो हमें इतना रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भाई, ये चीज़ तो नहीं होगी प्लेटो के साथ, क्योंकि वो इस तरह के सेंट्रल आइडिया उसके साथ रहा है, उस थिंकर के साथ वो इस तरह से सोचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस। ठीक है, ये आप सबको पता भी होगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो प्लेटो का हम सेंट्रल आइडिया जानते हैं सबसे पहले।
ठीक है। तो प्लेटो के सेंट्रल आइडिया में दो मेन चीज़ें थी। पहला, डिफीट ऑफ एथेंस इन पेलोपोनेशियन वॉर एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा, ठीक है। और दूसरा, पॉइजन सॉक्रेटीज, उनके जो गुरु थे उनको जहर दे दिया गया था क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट कर रहे थे काम, या स्टेट को ऐसा लग रहा था कि वो हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। अब देखें, एथेंस की हार हुई पेलोपोनेशियन वॉर में। एथेंस में प्लेटो रहते थे। प्लेटो का उस टाइम पे ग्रीस में दो मेन थे शहर, ठीक है, दो मेन स्टेट थे, एक एथेंस और एक स्पार्टा। तो जब वॉर हुआ, पेलोपोनेशियन वॉर, और उसमें एथेंस हार गया, तब प्लेटो को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बहुत सोचा कि आखिर क्या रीज़न है जिससे हम हार गए और इतनी बुरी हार हुई एथेंस की किन किन चीज़ों में कमी है। तब उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि एथेंस इसलिए हार गया कि एथेंस उस टाइम, एथेंस के जो रूलर्स थे, एथेंस में डेमोक्रेट्स का रूल था, और अकॉर्डिंग टू प्लेटो डेमोक्रेट्स का रूल एक इग्नोरेंट रूल होता है, मतलब फुल ऑफ इग्नोरेंस होता है। अब इग्नोरेंट रूलर क्या होता है और कैसे कह रहे हैं प्लेटो कि इग्नोरेंट रूल होता है, ये सब चीज़ें हम आपको आराम से बताते हैं। तो चलिए, ये आपने एक बेसिक चीज़ सीख ली कि हाँ, प्लेटो का सेंट्रल आइडिया क्या था। पहला, एथेंस की हार पेलोपोनेशियन वॉर में इन द हैंड्स ऑफ स्पार्टा, जिसमें स्पार्टा जीत गया था, और दूसरा, उनके गुरु जो थे उनको पॉइजन दे दिया गया था। तो प्लेटो के दिमाग में एक ये बन गया था कि यार, डेमोक्रेट्स जो रूल होता है ना, वो कोई अच्छा रूल नहीं है। प्लेटो एक फिलोसफर थे, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या दिमाग में चल रहा है कि डेमोक्रेट्स क्या होता है कि किसी को भी वोट मिल गए तो बस वो पहुंच गया। तो उनको ऐसा लगता था बिना कुछ करे कोई रूलर बन जाता है, बिना कोई क्वालिफिकेशन हुए कोई रूलर बन जाता है। ये प्लेटो की सोच थी कि इसीलिए डेमोक्रेट्स जो हैं वो क्या है, एक करप्ट रूलर, या मान लो इग्नोरेंट रूलर थे अकॉर्डिंग टू प्लेटो। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एनीबडी कुड रीच टू टॉप पोजीशन, कोई भी पहुंच जाता था टॉप पोजीशन में डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इग्नोरेंस जो होती है ना, यहाँ पे इग्नोरेंस का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरत है। इग्नोरेंस का यहाँ पे मतलब है कि कोई ऐसा रूलर जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास रीजन एलिमेंट नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब किसी के पास ज्ञान नहीं होगा, सोचने की क्षमता नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उसको बेसिक नॉर्मल चीज़ें पता होंगी कि हाँ, पैसे के पीछे भागना है, पावर के पीछे भागना है। तो यहाँ से क्या डेवलप होगा, इग्नोरेंस ब्रीड्स करप्शन। इग्नोरेंस से क्या आता है, करप्शन आता है। जब आपके अंदर रीज़न एलिमेंट होता है, जब आपके अंदर ज्ञान होता है, तो आप पैसे और इन सब चीज़ों, जो नश्वर चीज़ें हैं उनके पीछे नहीं भागते, जो मतलब जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनके पीछे नहीं भागते। ज्ञानी लोग हमेशा किस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो एक ऐसी नॉलेज के पीछे भागते हैं जिससे, जो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नॉलेज है। जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, ये जितने भी लोग इनलाइटेंड हुए, इन्होंने क्या पाया, क्या इन्होंने बहुत सारे, गौतम बुद्ध ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, लग्जरी कार्स खरीदी, रोल्स रॉयस, नहीं। गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, उन्होंने ज्ञान पाया, और ज्ञान पाके लोगों के बेटरमेंट के लिए काम किया, एक नया रास्ता दिखाया, एक अच्छा रास्ता दिखाया लोगों को जीने का। तो ये होता है रीज़न एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा ही प्लेटो का भी मानना था। आप एक फिलोसफर की दिमाग से जब प्लेटो पढ़ेंगे तो आपको प्लेटो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दो हमने सेंट्रल आइडिया देख लिए। पहला, डिफीट ऑफ एथेंस इन पेलोपोनेशियन वॉर हो गया, जिसके बाद उनके दिमाग में ये था कि ये रूल अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी का, यहाँ पे इग्नोरेंट रूलर्स हैं, यहाँ पे ज्ञान नहीं है लोगों के पास, कोई भी ऊपर पहुँच जाता है बिना किसी क्वालिफिकेशन के। और दूसरा, उनके जो गुरु थे सॉक्रेटीज़, उनको भी क्या दे दिया गया, पॉइजन दे दिया गया था एथेंस की तरफ से, ठीक। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया प्लेटो का। अब बात करते हैं, चलिए एक बार आपको मैं इसी का थोड़ा रिवाइज भी कराता जाऊंगा। नीचे जो लिखा है वो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसी को इन द वर्ड्स है, तो आप भी ये नोट्स बना भी सकते हो अपने साथ साथ। द सर्कमस्टांसेस ऑफ एथेंस लेड प्लेटो टू डेवलप द थ्योरी ऑफ नॉलेज, according to which only a knowledgeable ruler could solve the pathological state of affairs of Athens। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था, प्लेटो के अकॉर्डिंग कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो कहती है कि केवल एक नॉलेजेबल रूलर, एक ज्ञानी राजा ही क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एथेंस। ये जो पैथोस मतलब क्या होता है, पैथोलॉजिकल मतलब होता है सफरिंग, सफरिंग, ये जो कष्टदायी जीवन जी रहे हैं एथेंस के लोग, जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अरे यार को ठीक, हाँ, जो ये मुसीबतें हैं, जो
इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, दुख तकलीफ, इतने सारे परेशानियाँ, डिस्प्यूट्स हैं एथेंस में। ये पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एथेंस कौन सॉल्व कर सकता है? सिर्फ एक नॉलेजेबल रूलर ही इन्हें सॉल्व कर सकता है। उसके बाद एथेंस वॉज विटनेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, इट वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिजल्टेड इनटू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ एथेंस। एथेंस में उस टाइम पे, ये तो आपको पता ही है कि युद्ध हार गए थे पेलोपोनेशियन वॉर, तो एथेंस पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी एथेंस में, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी सरकार स्थायी नहीं थी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी राज्य में होती है तो उससे पॉलिटिकल वीकनेस आती है, और जब पॉलिटिकल वीकनेस आती है तो धीमे धीमे एनार्की की तरफ देश आगे जाता है, अराजकता की तरफ। एनार्की का मतलब, अराजकता का मतलब होता है कि ऐसा कोई देश जहाँ पे किसी की भी सरकार का शासन नहीं चलता, वहाँ सब अपनी मन की मर्जी के हो जाते हैं लोग, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका के हाल थे, बस वैसा ही। तो एथेंस वॉज विटनेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, इट वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिजल्टेड इनटू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ एथेंस। अब प्लेटो को क्या हुआ इससे? प्लेटो को बहुत दुख हो रहा था ये सब चीज़ें देख के। प्लेटो वॉज डीपली पेन्ड बाय द डिफीट ऑफ एथेंस इन पेलोपोनेशियन वॉर एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा। एथेंस वॉज अ डिवाइडेड हाउस इन इट सेल्फ, देर वॉज इन इक्वेलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन एथेंस। एथेंस में पहले ही वॉर के बाद क्या था? एथेंस में एक डिवाइडेड हाउस इन इट सेल्फ, मतलब वहाँ पे इनइक्वेलिटी थी, वहाँ पे डिवीज़न था, किसी को भी वेल्थ बराबर नहीं बटी थी, सबके पास कोई ऐसा नहीं था कि सबके पास बेसिक चीज़ें सारी खाने की है, नहीं, या तो लोग बहुत अमीर हैं या तो लोग बहुत गरीब हैं। इसे क्या कहते हैं? इनइक्वेलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये थी एथेंस में उस टाइम पे। अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एथेंस वर रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। अब प्लेटो को लगता था कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है एथेंस की, इसका मूल कारण क्या है? इसका मेन रीजन है डेमोक्रेसी। प्लेटो डेमोक्रेसी को ही इसके लिए जिम्मेवार मानते थे। अब कैसे मानते थे उसका रीजन सुनिए। प्लेटो बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ इग्नोरेंट एंड द रूलिंग क्लास डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन टू बिकम रूलर। According to Plato, any person could reach to the position of power by virtue of lottery. तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि प्लेटो ये मानते थे कि अगर कहीं पे भी राजा बनने की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो वो राजा कैसे अच्छा होगा? आप कैसे निर्धारित करोगे कि वो राजा अच्छा है? तो बस यही चीज़ प्लेटो मानते थे। ये चीज़ तो हम और आप भी कभी कभी मानते हैं। देखिए, कभी बात होती है तो लोग कहते नहीं हैं कि हम जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उसके लिए सिलेक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है ना? सिलेक्शन के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, पर इलेक्शन के लिए क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। हाँ, एज और ये सब चाहिए, बट कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज सच नहीं है कि अगर आप हेल्थ मिनिस्टर बन रहे हो तो आपने एमबीबीएस किया हो, आपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है डेमोक्रेसी में। इसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा साधन है जहाँ पे लोग, जनता जिनको चाहेगी वही राजा बनते हैं। तो इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है प्लेटो ने कहा कि डेमोक्रेसी रूल है इग्नोरेंट और ऐसी रूलिंग क्लास का जिसे कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है रूलर बनने के लिए, और कोई भी पहुंच जाता है टॉप पे। एनीबडी कैन रीच टू द पोजीशन ऑफ पावर बाय वर्च्यू ऑफ लॉटरी। ये एक लॉटरी जैसा है कि मतलब हाँ, हमने लॉटरी स्क्रैच करी, हमने कार्ड स्क्रैच करा और बस हमारी लॉटरी लग गई तो हम राजा बन गए। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई काबिलियत, ये सब नहीं चाहिए। प्लेटो ने इसी वजह से डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है। अब आगे चलते हैं। प्लेटो ऑल्सो एसोसिएटेड द एक्सिक्यूशन ऑफ हिज टीचर सॉक्रेटिस विद द रूल ऑफ डेमोक्रेट्स। प्लेटो ने उनके जो गुरु थे सॉक्रेटिस, उनका जो एग्जीक्यूशन था, उनको मार दिया गया था पॉइजन देके, उसको भी इन्होंने रिलेट करा किससे? डेमोक्रेट्स के साथ। क्योंकि प्लेटो ऐसा मानते थे कि देखो, डेमोक्रेट्स इतने इग्नोरेंट हैं, ये जो यहाँ रूल कर रहे हैं इतने इग्नोरेंट हैं, इतने अज्ञानी हैं कि इन्होंने इतने ज्ञानी आदमी, जैसे विजडम का देवता कहा जाता था सॉक्रेटिस, मैन ऑफ विजडम, उसको इन्होंने पॉइजन दे दिया। अब ऐसी सरकार कैसी होगी? इग्नोरेंट ही तो होगी। अगर कोई इतना ज्ञानी इंसान है तो आप उसे राय लीजिए, कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं स्टेट का, वो चीज़ जानिए, पर आपने उसकी जगह उसे पॉइजन दे दिया। इसका मतलब ये कैसे रूलर हैं? ये इग्नोरेंट रूलर हैं, ये ज्ञान को इग्नोर करना चाहते हैं, इनके अंदर रीज़न एलिमेंट है ही नहीं। आगे चलते हैं।
Hence, Plato aimed to establish an ideal state which will be based upon the principle of excellence. It will not be based on excessive individualism, rather, it will be based upon communitarian spirit. Such an ideal state is the objective of Plato's book Republic. अब देखिए, प्लेटो चाहते थे कि लोग इस तरह से ना सोचे, लोग एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म पे ना ज़्यादा जाएं कि मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस तरह के लोग ना हो। इसकी जगह लोग कैसे हों, लोग एक्सीलेंस पे ध्यान दें, एक्सीलेंस पे काम करें, लोगों के अंदर एक ऐसी स्पिरिट हो कि केवल हम ही नहीं हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं उनके लिए भी हमें सोचना है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिटेरियन स्पिरिट, है ना। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा हर कॉलोनी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे हाँ हमारे घर में पानी आ रहा है, बस भाड़ में जाओ। और कुछ लोग आपने देखे होंगे कि अरे नहीं, 3 लोगों के यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, तो वो जाते हैं, उनके तरफ से नगर निगम में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे प्लेटो ने कही कि लोगों को इंडिविजुअलिज्म पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म नहीं करना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। लोगों को कैसा होना चाहिए, लोगों को कम्युनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने साथ के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी को प्लेटो ने कहा कि वो एक ऐसा आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनका एम है एक ऐसा आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश करना जो किस पे बेस हो, जो बेस्ड हो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस। इट विल नॉट बेस्ड ऑन एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, रैदर इट विल बी बेस्ड अपॉन कम्युनिटेरियन स्पिरिट। और ऐसा ही आइडियल स्टेट का ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही आइडियल स्टेट का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी है प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में। याद कर लीजिएगा, रिपब्लिक एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, चाहे कोई भी हो, ऑप्शनल वाले हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वाले हो, रिपब्लिक बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मेन बुक ऑफ प्लेटो है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सिग्निफिकेंस रखती है। तो ये हमने बात कर लिया प्लेटो के बारे में, उनके सेंट्रल आइडिया के बारे में, कैसा वो सोचते थे, डेमोक्रेट्स को कैसे क्रिटिसाइज करते थे, कैसा आइडियल स्टेट चाहते थे। अब आपको एक मोटा मोटा एक आउटलाइन तैयार हो गया होगा। अब बात करते हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या कहती है, तो अब जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आज तक लोग सब कुछ करे बैठे हैं, BA MA फलाना डिमकाना, उनको नहीं पता कि आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है, आइडियाज़ क्या बोलते हैं प्लेटो, आइडिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, और आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले लिखा है इग्नोरेंस ब्रीड्स करप्शन, ये तो आपको मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या कहती है। प्लेटो के अकॉर्डिंग 2 टाइप के गुड्स होते हैं, 2 टाइप के गुड्स होते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग, जिसमें एक होते हैं लिमिटेड गुड, एक होते हैं अनलिमिटेड गुड। तो लिमिटेड गुड्स में प्लेटो ने किसे रखा, प्लेटो ने लिमिटेड गुड्स में रखा पावर, वेल्थ, वो सारी चीज़ें जो एक चेंजिंग यूनिवर्स का पार्ट है ना, जो सारी चीज़ें नस्वर हैं, जो एक दिन मिट जाएंगी। कोई भी चीज़ हो, पैसा है, पावर है, कॉपी है, कुछ भी है, मतलब कोई भी मटेरियल चीज़ है, कार है, घर है, सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड गुड्स है। ये किसका पार्ट होता है, लिमिटेड गुड्स पार्ट होता है चेंजिंग यूनिवर्स का, ठीक। अब बात करते हैं अनलिमिटेड गुड्स किसे कहते हैं। अनलिमिटेड गुड्स होता है आइडिया ऑफ नॉलेज, आइडिया ऑफ थिंग्स। ये सारी आइडिया ऑफ नॉलेज, आइडिया ऑफ थिंग्स, आइडिया ऑफ ब्यूटी, ये सब किसका पार्ट है, ये सब अनचेंजिंग यूनिवर्स का पार्ट है। अब प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं जो इग्नोरेंट लोग होते हैं, जो इग्नोरेंस से भरे होते हैं, जो डेमोक्रेट्स या जो भी लोग जिनके अंदर रीजन एलिमेंट नहीं होता, वो किसके पीछे भागते हैं, वो भागते हैं लिमिटेड गुड्स के पीछे, जो है पावर एंड वेल्थ, जो कि पार्ट है चेंजिंग यूनिवर्स का। किसका पार्ट है, चेंजिंग यूनिवर्स का। और वहीं प्लेटो कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर रीजन एलिमेंट डोमिनेट करता है, वो भागते हैं अनचेंजिंग यूनिवर्स वाले गुड्स के पीछे, जो अनलिमिटेड हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। नॉलेज की कोई लिमिट है नहीं है, नॉलेज तो आप कितनी भी ले सकते हो, कितनी भी गेन कर सकते हो, कितनी भी नॉलेज दे सकते हो लोगों को, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज कैसे प्लेटो इसको रिलेट करते थे बाकियों से, और क्या करते थे उसमें। एक मतलब कैसे प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज आपको ये सिखाती है कि कैसे फिलोसफर किंग को रूलर होना चाहिए। आपने सुना होगा फिलोसफर किंग की बात करते हैं प्लेटो। ये सब आपको धीमे धीमे सब समझ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर यहाँ तक कुछ भी समझना, कहीं पे भी डाउट हो ना, तो बस कमेंट पे इतना लिख दिया करो कि सिर्फ ड्यूरेशन डाल दिया करो, ठीक है, वीडियो की, कि 103
से लेके 105 यहाँ पे डाउट था, या कुछ भी ऐसे करके आप डाल दिया करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि 0 से लेके पूरी वीडियो का लिख दिया कि हाँ पूरी वीडियो पे डाउट है, ये तो करते बच्चे करते रहते हैं ना मस्ती में। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज इज रिक्वायर्ड बिकॉज इग्नोरेंस ब्रीड्स करप्शन। Ignorance was the main cause of problem of Athens. Ignorant rulers were leading people towards limited goods like power and wealth. This created conflict in Athens. अब प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक रूलर के अंदर। ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? इग्नोरेंस होगी, और इग्नोरेंस होगा तो क्या होगा? इग्नोरेंस ब्रीड्स करप्शन, करप्शन होगा। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग एथेंस की मेन प्रॉब्लम क्या थी? इग्नोरेंस। वहाँ के इग्नोरेंट रूलर्स, इग्नोरेंट डेमोक्रेट्स, क्योंकि वो लोगों को किस तरफ ले जा रहे थे? अब देखो, एक कम ज्ञानी आदमी होगा जो खुद पैसे और पावर के पीछे भागता है, तो वो लोगों को किस दिशा में ले जाएगा? वो लोगों को भी लीड करेगा टूवर्ड्स लिमिटेड गुड्स लाइक पावर एंड वेल्थ। और इसी से क्या होता था? इसी से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स होते थे एथेंस में, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब बात करते हैं प्लेटो इसके लिए कहते क्या है। प्लेटो कहते हैं rather than pursue of limited goods, if leaders pursue unlimited goods like beauty and knowledge, then there will not be any conflict in Athenian society. तो प्लेटो कहते हैं कि अगर इन लिमिटेड गुड्स के पीछे भागने की जगह लोग या लीडर, देखो लोग वही करेंगे जो लीडर करेगा, लोग वैसा ही करते हैं जैसा लीडर उन्हें कहता है करने को। ठीक है, मोदी जी ने हम लोगों को कहा कि कोरोना में थाली बजाओ, तो हम लोगों ने बजाई। ठीक, तो जैसा लीडर कहेगा, जैसा हमें लीड करेगा लीडर, वैसा ही हम करेंगे। तो प्लेटो कहते हैं कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड गुड्स के पीछे लोगों को बोले फॉलो करने के लिए, भागने के लिए, कि अनलिमिटेड गुड्स के पीछे जाओ, उनको गेन करने की सोचो, वो खुद भी उन्हीं को परसू करे। और अनलिमिटेड गुड्स क्या है? जैसे ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज, ठीक, ये सब क्या है? अनलिमिटेड गुड्स। अब अगर लोग ज्ञान के पीछे भागेंगे, देन देयर विल नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट इन एथेनियन सोसाइटी। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा लोगों के बीच, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और लीडर कैसा होना चाहिए? टू बी कैपेबल ऑफ लीडिंग पीपल इन राइट डायरेक्शन, इट इज़ नेसेसरी दैट रूलर्स आर नॉलेजेबल। तो सही दिशा में अपनी जनता को सिर्फ एक वही राजा ले जाएगा जो खुद ज्ञानी हो, जो खुद नॉलेजेबल हो। तो यही प्लेटो ने कहा कि एक नॉलेजेबल रूलर ही ले जा सकता है लोगों को एक राइट डायरेक्शन में। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ ऑफ टू टाइप्स, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। नॉलेज इज़ ऑफ टू टाइप्स नहीं, मैंने गुड्स बताए थे। इसी तरह से कुछ नॉलेज भी है, सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो देखिए, नॉलेज इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है चेंजिंग नॉलेज। चेंजिंग नॉलेज क्या होती है? इट इज़ नॉट ट्रू नॉलेज, इट इज़ जस्ट अ बिलीफ। ये सिर्फ एक विश्वास होता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा होता है तो होता है। इसे हम कहते हैं चेंजिंग नॉलेज। ऐसा होता है, ये आज तक हो रहा है, कल कुछ और होने लगा तो लोग कुछ और बात करने लगेंगे। फिर होती है अनचेंजिंग नॉलेज। अब अनचेंजिंग नॉलेज क्या होती है? ये एक ट्रू नॉलेज होती है, क्योंकि ये क्या होती है? परमानेंट एंड इटर्नल। इट इज़ अनचैलेंज्ड, इसे चैलेंज भी नहीं करा जा सकता। किसको? अनचेंजिंग नॉलेज को चैलेंज नहीं करा जा सकता। अब देखिए, इसके बारे में लिखा भी है, ट्रू नॉलेज और अनचेंजिंग नॉलेज इज द पार्ट ऑफ अनचेंजिंग यूनिवर्स, वेयर एज अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज और चेंजिंग नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ चेंजिंग यूनिवर्स। अब ट्रू नॉलेज क्या है? ट्रू नॉलेज इज अबाउट अनचेंजिंग आस्पेक्ट, आइडिया इज द अनचेंजिंग आस्पेक्ट एंड अपीयरेंस इज द चेंजिंग आस्पेक्ट, हेंस ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द आइडिया ऑफ द थिंग्स। अब आई होप आपको बिल्कुल नहीं समझ आया होगा। अब मैं समझाता हूँ आपको। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आइडिया वाला आ रहा है। तो देखो, ट्रू नॉलेज किसकी होती है? एक तरह से आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रू नॉलेज और दूसरी नॉलेज कौन सी थी जो ट्रू नॉलेज नहीं होती है? टेम्परेरी नॉलेज, या फिर हम इसे कह सकते हैं चेंजिंग नॉलेज, ठीक, चेंजिंग नॉलेज, चेंजिंग नॉलेज। और राइटिंग इग्नोर करना, ठीक। अब देखो, ट्रू नॉलेज होती है, ट्रू नॉलेज हमेशा ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करती है जो चेंज नहीं होता, अनचेंजिंग यूनिवर्स, ठीक। और चेंजिंग नॉलेज हमेशा चेंजिंग यूनिवर्स को बिलोंग करता है। अब चेंजिंग यूनिवर्स क्या होता है? अनचेंजिंग यूनिवर्स क्या होता है? चेंजिंग यूनिवर्स ऐसा यूनिवर्स होता है जहाँ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलाव होता रहता है। जैसे कि पृथ्वी लोक, हम पृथ्वी में रहते हैं ना, यहाँ चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। और अनचेंजिंग यूनिवर्स क्या होता है? जहाँ पे चीज़ें बदलती नहीं हैं, ठीक है। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप अगर दिमाग में लेके चलोगे कि प्लेटो कुछ स्वर्ग जैसा सोचते थे, ठीक है, लेकिन प्लेटो ने कभी भी स्वर्ग वर्ड नहीं यूज़ करा, हेवन नहीं यूज़ करा। प्लेटो ने हमेशा उस चीज़ को रियल्म बोला। क्या बोला? रियल्म बोला, ठीक है, मेटाफिजिकल वर्ड बोला,
ठीक। तो आपको भी एग्जाम में मेटाफिजिकल वर्ड ही बोलना है, हेवन मत लिख देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे लिए वही है, बस हेवन थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, स्वर्ग जन्नत ये सब क्या हो जाता है, रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। पर समझने के लिए आप एक आसान भाषा में रियल मेटाफिजिकल वर्ड नहीं समझ पाओगे तो आप स्वर्ग समझ सकते हो, ठीक है। तो प्लेटो का कहना है कि इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे, इस चेंजिंग यूनिवर्स में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ हमें मटेरियल दिख रहा है, वो सब एक शैडो है। किसका शैडो है? वो शैडो है आइडियाज़ का। और आइडियाज़ क्या हैं? आइडियाज़ एकदम प्योर हैं। और आइडियाज़ कहाँ से आए हैं? आइडियाज़ आए हैं रियल्म से, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ अपने समझने के लिए हम सोच सकते हैं कि जो स्वर्ग में एग्जिस्ट करते हैं या फिर जन्नत में। बट प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्वर्ग जन्नत जैसे वर्ड, हेवन, ये सब वर्ड नहीं यूज़ करने हैं, हमें रियल मेटाफिजिकल वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको स्वर्ग और हेवन, मतलब हेवन तो सेम ही होता है, स्वर्ग और जन्नत इन सब का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो हेवन में एक चीज़ का आइडिया होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये टेबल है, ठीक है। तो एक टेबल जो है, एक टेबल का आइडिया होगा एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, एक रियल में, एक स्वर्ग में एक आइडिया होगा टेबल का, मतलब एक परफेक्ट टेबल होगी वहाँ पे, एक परफेक्ट एकदम, मतलब कि ऐसे होनी चाहिए टेबल, एक परफेक्ट टेबल होगी। और उसी के आइडिया, उसी की शैडो कहाँ पे है? इस धरती में हम टेबल्स बनाते हैं, लेकिन इस धरती की जो टेबल्स हैं वो सब मिट जाएंगी एक दिन, उनकी एक एक्सपायरी डेट है, वो सब सत्यानाश, मतलब सत्यानाश तो नहीं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एक दिन, ठीक है। लेकिन जो आइडिया ऑफ द टेबल है वो तो हेवन में है ना, मतलब मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है, रियल में है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो परमानेंट है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आइडिया ऑफ द टेबल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेबल, वो हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा जीवन पर्यंत जब तक है संसार। इसी को प्लेटो ने समझाने की कोशिश करी है ट्रू नॉलेज और चेंजिंग नॉलेज से। अब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आपको धीमे धीमे ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे उन्होंने डिफरेंस किया। प्लेटो ने बोला कि ट्रू नॉलेज जो अनचेंजिंग यूनिवर्स में, अब देखिए यहाँ पे वही लिखा था, ट्रू नॉलेज इज अबाउट अनचेंजिंग एस्पेक्ट। ट्रू नॉलेज कभी बदलती नहीं है, आइडिया इज द अनचेंजिंग एस्पेक्ट। जैसे किसी भी चीज़ का आइडिया जो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो इस धरती की चीज़ों से अलग है, ठीक है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगा। एक पेन खत्म हो जाएगा, आज नहीं खत्म होगा, 3 साल बाद खत्म नहीं होगा, 3 साल बाद नहीं खत्म होगा, 5 साल बाद नहीं खत्म होगा, लेकिन 10 साल बाद वो पेन खत्म हो जाएगा। पर आइडिया ऑफ द पेन जो एग्जिस्ट करता है वो कभी नहीं खत्म होगा, ठीक। अब देखिए यही सेम चीज लिखी, हेंस ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द आइडिया ऑफ द थिंग्स। इसीलिए असली ज्ञान क्या होता है? असली ज्ञान होता है आइडिया ऑफ द थिंग्स, क्योंकि वो कभी नहीं खत्म होना है, ठीक। अब देखिए यहां पे प्लेटो ने क्या किया, आइडियाज डू नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल रियलिटी, आइडियाज कैन बी ओनली अंडरस्टूड थ्रू रीजंस एंड नॉट थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक। अब यहां पे प्लेटो कह रहे हैं कि आइडिया मटेरियल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। आप आइडिया को ऐसे मतलब देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो आइडिया को। जैसे बुक है, जैसे कॉपी है, इसको आप छू लेते हो, है ना। जैसे आप फ़ोन हो, फ़ोन लैपटॉप जिस पे भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लैपटॉप छू लोगे, तो ये जो छू लिया आपने, जैसे आप सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हो, ये क्या है? ये आइडिया नहीं है। आइडिया क्या होता है? आइडिया वो होता है जिसे आप सिर्फ अपनी नॉलेज के थ्रू समझ सकते हो। वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे ज्ञान होगा। आइडिया के बारे में कौन अचीव कर सकता है? सिर्फ वो एक ट्रू नॉलेज है, वो सिर्फ तभी अचीवेबल है जब आपके पास ज्ञान हो, आपके पास रीजन एलिमेंट हो, सोचने की शक्ति हो, तभी आप आइडियाज़ के बारे में जान सकते हैं। एक पेन का आइडिया क्या है, ये पेन कैसे, क्या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में आप तभी जानोगे ना। ये तो आपका ज्ञान है, ये कोई मटेरियल रियलिटी नहीं है, ये तो आपके अंदर है, ये हमेशा रहेगा, इसे कोई आपसे ले नहीं सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेटो किस तरह से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आइडिया में। और अगर आपने, मैं सच बोल रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने ये आइडिया की ये थ्योरी समझ ली ना, प्लेटो आपके लिए पूरा खेल हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा प्लेटो आराम से बता देंगे अगर आपको ये चीज़ आती है। अब देखिए लिखा है, इट मीन्स ट्रू नॉलेज इज अचीवेबल बाई द पर्सन इन हुम रीजन डोमिनेटेड, देयरफॉर सोसाइटी शुड बी लेड बाई दोज इन हुम रीजन डोमिनेट्स, 10 फिलोसफर्स शुड बी रूलर्स। अब यहां पे देखिए प्लेटो की वही बात आ गई कि प्लेटो ने कहा कि आइडिया के बारे में
ट्रू नॉलेज के बारे में सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके पास ज्ञान होगा, और जिनके पास ज्ञान होगा, जिनका रीज़न डोमिनेट करता होगा, जिनके अंदर रीज़न एलिमेंट, जानने की इच्छा हर चीज़ का कि रीज़न क्या है, वो डोमिनेट करता होगा उनके जिनके अंदर, वही लोग सोसाइटी को एक अच्छे पाथ पे लेड कर सकते हैं, अच्छे पाथ पे लीड कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, अच्छा पाथ दिखा सकते हैं। और ऐसे लोग कौन से होंगे? ऐसे लोग होने चाहिए फिलोसफर्स। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि फिलोसफर ही रूलर्स होने चाहिए, इसीलिए फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया। देखो भाई, फिलोसफर कौन होता है? जो ज्ञान के पीछे भागता है ना, जिसे ज्ञान चाहिए होता है, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि फिलोसफर्स शुड बी रूलर्स, इसीलिए फिलोसफर्स को रूलर्स होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और रीजन दिया प्लेटो ने, फिलोसफर्स डज नॉट हैव फैमिली एंड प्रॉपर्टी फॉर द शेक ऑफ सोसाइटी, द सोसाइटी शुड बी रूल्ड बाय अ फिलोसफर किंग हु इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे प्लेटो कह रहे हैं कि देखो, फिलोसफर नॉर्मल आदमी की तरह नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी फैमिली है, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है, पावर इकट्ठा करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलोसफर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास ना कोई फैमिली ना कोई प्रॉपर्टी, उसने कभी फैमिली नहीं बनाई, उसने अपनी फैमिली छोड़ दी, उसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, किसके लिए? फॉर द शेक ऑफ सोसाइटी। इसीलिए फिलोसफर किंग को हमें रूलर बनाना चाहिए, क्योंकि फिलोसफर किंग के पास कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, उसके पास सिर्फ क्या होता है? वो क्या होता है? प्लेटो ने कहा ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, वो सिर्फ एक ज्ञान का भंडार होता है। क्या होता है? ज्ञान का भंडार। इसीलिए हमें फिलोसफर किंग को राजा बनाना चाहिए। अब देखिए, अब तो ये तो हो गया, ये एक PYQ है, ठीक है। ये PYQ आपका UPSC ऑप्शनल का है, UPSC ऑप्शनल का होगा या फिर पॉलिटिकल साइंस का होगा, ये मैं देख के बता दूंगा डेट वाइज, ठीक। तो ये एक ऑप्शनल का PYQ है। मैंने बोला था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में लेते चलूँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई हुई वीडियोज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर ऑप्शनल, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो ये सब मोर देन इनफ है। इतने में आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे प्लेटो के, जो मैंने पढ़ा दिया है, कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम से चुटकियों में दे सकते हो। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटो कह रहा है कि प्लेटो नहीं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, इसको डिफाइन करिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक। तो आई थिंक इस लेक्चर के बाद जितने बच्चों ने भी पढ़ा है वो इतने कैपेबल हैं कि वो इसका आंसर खुद ही दे देंगे कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। कैसे हम रियलिटी जो हम आज ये देख रहे हैं, आमने सामने देखते हैं, इस पृथ्वी में जो भी एग्जिस्ट करती है रियलिटी, ये कैसे शैडो ऑफ आइडियाज़ है, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है? हॉर्स एंड हॉर्सीनेस। देखिए, एक हॉर्स, एक घोड़ा मर जाएगा, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 50 साल, एक घोड़ा मर जाएगा, एक टाइम आएगा जब घोड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो उसकी हॉर्सीनेस है, जो आइडिया ऑफ हॉर्स है, हॉर्सीनेस इन द सेंस उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो उसके फीचर्स हैं, फीचर्स तो नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ही बोलेंगे, कि वो इतनी तेज़ दौड़ता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वो एक उसका जो आइडिया ऑफ हॉर्स है, जो कहीं मेटाफिजिकल रियल में एग्जिस्ट करता है, वो आइडिया ऑफ हॉर्स कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हॉर्सीनेस कभी भी हॉर्स की ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन हॉर्स भले ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो मटेरियल है। तो यहाँ पे हम अप्रोच कैसे रखेंगे आंसर लिखने की? हम 2 ट्रेडिशंस की बात करेंगे, ठीक है, कि 2 ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे एक आइडियलिज्म की बात करते हैं, एक मटेरियलिज्म की बात करते हैं। मटेरियलिज्म होता है मटेरियल, ठीक है, मैटर, जिसे हम सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं। और आइडियलिज्म होता है आइडियाज़, रीजंस, ज्ञान, नॉलेज से जो सिर्फ अचीव कर सकते हैं। तो इसका हम आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, देयर आर 2 प्रोमिनेंट ट्रेडिशंस इन फिलॉसफी, आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट इन ऑब्जेक्ट but in the idea behind object. Object is like the shadow of ideas. For example, behind a particular horse, there is an idea of horsiness. That is the characteristic feature of horse does not change. Thus, the reality is inherent या inherited in idea, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है कि आइडियलिज्म में क्या होता है? आइडियलिज्म में हम ये मानते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो कोई मैटर नहीं है, वो मैटर के पीछे का आइडिया है, आइडिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो आइडिया है उसे हम मानते हैं असली रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, ठीक। ये जो हमें सामने मैटर दिख रहा है या मटेरियल दिख रहा है, वो क्या है? वो एक आइडिया से ही इनहेरिट हुआ है। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इन द मटेरियल वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स आर सिंपली द शैडो ऑफ आइडियाज। ये सब क्या है? सिर्फ शैडो है उस आइडिया का, ठीक है। जैसे
वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, बट एक सिंपल बात बता देता हूँ। जैसे हम सोचते हैं ना कि एक दुनिया जहाँ होगा, एक यूनिवर्स में जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होगा, तो बस प्लेटो उसी की बात कर रहे हैं। उसी का शैडो है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसी चीज़ों की, उन्हीं आइडियाज़ का शैडो हम यहाँ पे देखते हैं हर एक चीज़ में। दस प्लेटो लेड द फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ आइडलिज्म। प्लेटो ने क्या किया था? स्कूल ऑफ आइडलिज्म फाउंड किया था। इन लेट द फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ आइडलिज्म, आइडलिज्म की सारी बातें मेनली प्लेटो से ही शुरू होती हैं। इन पॉलिटिकल साइंस, द पर्टिकुलर पर्पज बिहाइंड द अबव थीम वॉज इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टेट थ्रू ट्रू नॉलेज। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। किसके थ्रू? ज्ञान के थ्रू, बाय ट्रू नॉलेज। The philosopher king can comprehend the characteristic feature of an ideal state. He will try to bring the existing state near to ideal state. Thus, the philosopher king can resolve pathological situation of Athens. तो प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि फिलोसफर किंग के अंदर वो क्वालिटी है, वो ज्ञान है, इसीलिए अगर हम उसे रूलर बनाएंगे तो वो जो हमारा आज का स्टेट है उसे एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य की तरफ धीमे धीमे लेके आ सकता है। कौन? फिलोसफर किंग, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने नॉलेज से। दस द फिलोसफर किंग कैन रिजॉल्व द पैथोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ एथेंस, और वो एथेंस की पैथोलॉजिकल सिचुएशन जो है सफरिंग भरी, उसे रिजॉल्व कर सकता है। तो हमने काफ़ी कुछ देखा, हमने एक PYQ सॉल्व किया, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो का कॉन्सेप्ट, सेंट्रल आइडिया, सब कुछ कवर कर लिया है काफ़ी। अब आगे हम प्लेटो के बारे में कल फिर बात करेंगे। डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको बस देखते रहना है, ठीक? तो आज के लिए इतना ही। और आई थिंक मैं समझाते टाइम मैंने इतना इनफ टाइम रहता है कि आप नोट कर लें अगर आपको कुछ भी राइट डाउन करना है, ठीक है? तो एज सच इसकी PDF की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ज़रूरत हो इसके PDF की, नोट्स की, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं अरेंज कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, आगे अपना प्लेटो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ करके ही कल का लेक्चर देखिएगा।